यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहलाता है। तो इसमें देखिए टिक पहले से लगा हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को केवल ऑप्शनल क्वेश्चन पहले ही वीडियो में बताए थे। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हो जाएगा इसका आंसर। फिर 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन होंगे? 50, क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए इसमें लघु बीजाणुओं के निर्माण 200 लघु बीजाणु बताया गया है। तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो 50 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो आंसर होगा वनोन्मूलन। वनों का कटाव ही जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो राइजोबियम लेगुमिनिसेरम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का काम, मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का केवल एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से शुक्राणु की संरचना का चित्र बना देंगे। ऊपर ये सिर हो जाएगा, नीचे ये गर्दन होते हुए पूंछ इसी में बन जाएगी। इसे एक्रोसोम लिखेंगे, एक्रोसोम। ये सिर हो जाएगा, यहाँ से कह लीजिए कि ये मध्य भाग हो जाएगा, मध्य भाग। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पूंछ हो जाएगी। इस तरह से बड़ा सा चित्र बना करके नामक नेचर कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसों के नाम लिखना है। तो देखिए पहली गैस तो CO2 ही होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। CO2 के बाद में NO2 हो जाएगी, फिर मीथेन हो जाएगी, यानी CH4 मीथेन को, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं, CO2, NO2, मीथेन और CFC। फिर अगला है क्वेश्चन, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए जो नील हरित शैवाल होती है, जो साइनोबैक्टीरिया होती है, अथवा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA, ये जैसे नास्टाक है, एनाबीना है, एलोशायरा है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिनके मैंने नाम बताए हैं, ये जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है, वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। और कुछ नील हरित शैवाल जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि को खेती योग्य भी बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। तो इसी तरह से लिख देंगे इसमें। फिर अगला है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर के समझाइए। अनिषेक फलन है तो बिना निषेचन फल बनने की क्रिया ही अनिषेक फलन कहलाती है। निषेचन ना हो, फल बन जाए, उसे ही पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहा जाता है। उदाहरण कहा जाए तो आप केला ले लीजिए, केला हो जाएगा। बिना बीज वाला अंगूर हो जाएगा, अनन्नास हो जाएगा। अनिषेक फलन क्या होगा? बिना निषेचन फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। उदाहरण में केला, अंगूर, अनन्नास। उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कोर्स में तो नहीं है, लेकिन उपभोक्ता क्या होगा? जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें ही उपभोक्ता, या कह लीजिए कि जो उत्पादकों को खाते हैं उन्हें ही उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे मेढक ने कीड़े मकोड़े को खाया तो मेढक उपभोक्ता हो गया, और कीड़े मकोड़ों ने कुछ और खाया, पत्ती, जैसे टिड्डा था, टिड्डा ले लीजिए, टिड्डा ने घास वास खाया, अब टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, तो ये जितने बाद में है ये सब उपभोक्ता हो जाएंगे, और जो पहले पौधा था ये उत्पादक हो जाएगा। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रकार तो दिया गया नहीं, उपभोक्ता ही पूछा गया है, इसलिए आप कोई भी स्थिति पे बता सकते हैं। फिर जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या हैं? तो जनसंख्या विस्फोट के कारण खाद्यान्न की प्रचुरता, आप लिख दीजिए, खाद्यान्नों की प्रचुरता हो जाएगी, खाने की कमी नहीं है। कम आयु में विवाह, निरक्षरता यानी अशिक्षा हो जाएगी,
अशिक्षा और ऐसे ही गरीबी आप लिख सकते हैं, गरीबी। तो बहुत सारे कारण हैं। जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए कहा गया है साथ ही में। तो जन्म नियंत्रण के उपाय यानी जन्म को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो गर्भ निरोधक गोलियों की सहायता से, गर्भ निरोधक गोलियों की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है, नसबंदी करके, नसबंदी के माध्यम से, नलबंदी के माध्यम से, कांडोम के द्वारा। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर अगला है मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो जो मलेरिया रोग है ये संघ प्रोटोजोआ का जो जीव होता है, संघ प्रोटोजोआ का सूक्ष्म जंतु प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। और कैसे, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से, मादा एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम से होता है और इसको फैलाता कौन है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है। यही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको करता है। और इसके रोकथाम के उपाय कहा जाए तो साफ सफाई रखनी चाहिए, खुला पानी नहीं रखना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना, बहुत सारे उपाय आप लिख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रकृति में कार्बन चक्र का केवल एक रेखीय चित्र बनाइए। तो ये कोर्स से हटा हुआ, इसको हटा देंगे, इसकी कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। फिर है पुष्पक्रम किसे कहते हैं, शायथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्पों के समूह को पुष्पक्रम कहा जाता है। जब कई सारे छोटे छोटे पुष्प एक में लग जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पुष्पक्रम कहा जाता है। और यूफोर्बिया जो कुल है, यूफोर्बिया कुल के जितने भी पौधे हैं उसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। जैसे लाल पत्ती, जैसे लाल पत्ती का जो पौधा होता है इसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। तो इसी का एक चित्र बना देंगे। फिर अगला है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त तो 2 उदाहरण दीजिए और उनका नामांकित चित्र भी बनाइए। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जब मात्र पौधे से, मात्र पौधे के किसी भाग से नए पौधे का जन्म हो जाता है। जब मात्र पौधे के शरीर के किसी भाग से नया पौधा बन जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी इनमें निषेचन नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, उसके शरीर से ही कोई पौधा बन जाता है नया, तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उपयुक्त 2 उदाहरण दीजिए और उनका नामांकित चित्र भी बनाइए। तो देखिए आलू उदाहरण हो जाएगा पहला। तो इसमें देखिए यहाँ पर आंखें वगैरह निकली रहती हैं और इसको काट कर बोया जाता है, यानी इसी के शरीर से नए पौधे का जन्म हो जाता है, तो आलू हो जाएगा। और फिर दूसरा आप अदरक बता दीजिए। अदरक, अदरक का चित्र भी बना देंगे और इसमें भी इस तरह से दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा अदरक, आलू अदरक, ये कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। फिर अगला है घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। तो घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, देखिए जैसे दही बनाने में है, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का योगदान होता है। और ऐसे ही पनीर बनाने में भी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस का उपयोग होता है, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग होता है। पनीर बनाने में भी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। ऐसे ही अचार बनाने में भी तो बहुत सारे घरेलू उत्पादन में, खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें यानी जीएम फसलें कहा गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में बताया गया है जिनका जीन्स चेंज करके फसलें बनाई गई हैं। तो इसमें होता क्या है वास्तव में, जैसे एक कोई जीव है, एक कोई पौधा है, इसके डीएनए को ले लिया गया, दूसरे पौधे के डीएनए को ले लिया गया और इन दोनों पौधों के डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया गया, फिर उसको नए जीव में प्रवाहित कर दिया गया। अब उससे जो जीन बना, उससे जो फसल बनी, वही ही आनुवांशिक रूपांतरित फसल होती है। जैसे बीटी कपास था, फ्लेवर सेवर था, टमाटर है ये फ्लेवर सेवर था। तो ये अधिक उत्पादन देते हैं। जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं ये अधिक उत्पादन देती हैं, कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं और भी बहुत सारे इनके लाभ होते हैं। तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चाहें तो देख भी सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग, बहुत सारे उपयोग मैंने अब तक बताए हैं, कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उनको जाकर के देख लीजिए। चैनल पर अपलोडेड है, टोटल कोर्स इंटरमीडिएट का अपलोडेड है।
फिर अगला है मरुद्भिद पौधों में विशेष आकारकी अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। आकारकी में क्या क्या अनुकूलन होते हैं? तो मरुद्भिद पर अनुकूलन मेरे चैनल में अपलोडेड है वीडियो, आप लोग जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशा से पराग कणों का कैसे विकास होता है। यानी इसमें क्या करना है आपको? लघु बीजाणु जनन वाला, देखिए प्रश्न को घुमाकर इन्होंने पूछा है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को बताना है। अगला है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जो इसमें कहा गया मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग निर्धारण के लिए जैसे यहाँ पर आप पुरुष को ले लीजिए XY, स्त्री को ले लीजिए, स्त्री में XX होता है, XX क्रॉस करवाएंगे तो XX पुत्री हो जाएगी, और ये भी XX पुत्री हो जाएगी, XY पुत्र हो जाएगा, XY पुत्र हो जाएगा। तो देखिए जो Y गुणसूत्र है, ये Y गुणसूत्र पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है, पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है, और Y गुणसूत्र पाया जाता है पुरुषों में। Y जो गुणसूत्र है ये पुरुषों में पाया जाता है। अब यहाँ कहा गया समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है? तो इसीलिए सही नहीं है क्योंकि उनमें तो वो गुणसूत्र पाया ही नहीं जाता है, उनमें तो वो लक्षण पाया ही नहीं जाता, उनमें केवल संतान जन्म के लिए होता है, और जो पुरुष होता है उसमें पुत्र जन्म के लिए गुणसूत्र होते हैं वाई वाला। तो वाई गुणसूत्र है ही नहीं, तो इसलिए पूरी तरह से गलत है महिलाओं को दोष देना। फिर अगला है मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। मांसल फल ऐसे फल होते हैं जिसमें गूदा होता है, गूदेदार फल होते हैं। तो इस पर पूरे में तो इसका डिटेल मेरे चैनल से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वहां भी दे दिया है। फिर अगला है आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, वर्णांतता का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक विकार क्या है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज क्या होती हैं? तो ऐसे रोग जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, ऐसे रोग जो हमें माता पिता से मिलते हैं उन्हें ही आनुवांशिक रोग कहा जाता है, यानी जन्म से प्राप्त होते हैं वे क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। और वर्णांतता ये आनुवांशिक रोग है, ऐसे ही हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है, लिंग संलग्न का एक तरह से कह लीजिए। तो वर्णांतता में होता क्या है, वास्तव में वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं करना आता है। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ लीजिए। फिर अगला है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन की बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर, तो इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है डीएनए तथा आरएनए में कुछ अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ये अंतर आ सकता है 99% आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये अंतर भी देख लेंगे, हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बताया था कोई एक देश है और वो दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का चोरी कर रहा है, उसको बताता भी नहीं है, उसकी आज्ञा भी नहीं लेता है, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। बायोपायरेसी क्या हुआ, कोई एक देश है और इस देश दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों की चोरी कर रहा है और उसको बता भी नहीं रहा है, बिना उसको बताए, बिना उसकी अनुमति के रहा है, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो पूरा डिटेल के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। कैंसर को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है कैंसर पर, बहुत ही सरल भाषा में समझाया हुआ है, आप लोग जाकर देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर अगला है प्रजनन, पादप प्रजनन क्या है, नई आविष्कृत पादप प्रजातियों की खाद्य उत्पादन में क्या भूमिका होती है, तो पादप प्रजनन पर भी वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पशुपालन वाला देखिए कोर्स में इस कोरोना के कारण हटा हुआ है, अगर ये आप प्रश्न नहीं करते हैं तो पृथ्वी चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बता दें, मादा जनन तंत्र पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नर जनन तंत्र पर भी अपलोडेड है, बल्कि एनसीईआरटी के जितने भी कक्षा 12 के वीडियो हैं सभी लेक्चर के वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के समझ सकते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
पारिस्थितिक अनुक्रमण, वायु प्रदूषण, राष्ट्रीय उद्यान, वैक्सीन उत्पादन, संकटग्रस्त प्रजातियां। अगर आप ये टिप्पणियां नहीं लिखते हैं तो मानव उद् विकास पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए इन सब पर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, केवल मानव उद् विकास पर नहीं है, बाकी सब पर है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनर्योगश डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं और परभक्षण, तो परभक्षण भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और पुनर्योगश डीएनए तो आएगा ही आएगा किसी न किसी नाम से, इसके कई सारे नाम हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, चैनल में जाकर के देखिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियो की लिंक भी दी है, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।